नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है। 4 राज्यों में तो सत्ता विरोधी लहर थी और सीएम के सिंहासन तक खिल गए। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी को जोरदार बहुमत मिला और तेलंगाना में कांग्रेस को तो मिजोरम में जेडपीएम को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब इन राज्यों में सबकी निगाह इस बात पर है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के साथ सत्ता में आई बीजेपी ने विधानसभा चुनावों से पहले ही किसी को भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश नहीं किया था। सभी जगह पर बीजेपी ने यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब कई दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए हवा में है और कौन इस रेस में आगे है, कोई पीछे चल रहा है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी आला कमान ने इस रेस को लेकर इस मुद्दे पर अब चुप्पी साधकर सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। जिस तरह से बीजेपी आला कमान ने पिछले कई सालों में राज्यों में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम तय किए हैं, उसे देखते हुए कोई भी किसी एक नाम को पुख्ता तौर पर कहने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। इसके बावजूद चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, चर्चा तो लाजमी भी है। सभी राज्यों में जनता को भी बेसब्री से इंतजार है अपने नए मुख्यमंत्री का नाम जानने का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। राज्य में बीजेपी ने कमाल करके दिखाया है। शिवराज सरकार को लेकर उठ रहे तमाम सवालों को जनता ने नकार दिया और एक बार फिर बीजेपी को ही वो सत्ता में ले आई। बीजेपी ने 230 की विधानसभा में से 163 सीटें जीती हैं। इसका श्रेय जितना बीजेपी आलाकमान को जाता है, उतना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जाना चाहिए, जिन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अपने सरकारी खजाने खोल दिए थे। मामा के नाम से चर्चित शिवराज चौहान ने चुनाव में अंत तक कई भावुक अपील की और खास तौर पर लाडली बहनों के नाम पर की गई उनकी अपील शायद उनके सबसे काम आए। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जमकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया। शिवराज ने खुद बुधनी सीट से शानदार जीत हासिल की। लेकिन सवाल यह है कि राज्य में शानदार जीत के बावजूद क्या शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान खुद इस बारे में अभी तक आश्वस्त नजर नहीं आए हैं। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी उन्हें ही मुख्यमंत्री का पद फिर से सौंप सकती है। उनके अलावा कौन कौन नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में हैं, ये जानने के लिए आइए देखिए मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी की भोपाल से ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया है। नारे भी लगे एमपी के मन में मोदी। तो अब सवाल है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का नया मुखिया। इस बार किसी एक नेता के चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के सहारे पार्टी ने चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री सहित कुल 5 सांसदों ने जीत हासिल की। इनमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की रेस में हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक थे, लेकिन बेटे के वायरल वीडियो से उनकी दावेदारी कमजोर हुई है। प्रहलाद पटेल कद्दावर ओबीसी नेता हैं, लेकिन उनका रुख सख्त है और उनकी छवि सर्वमान्य नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय रेस में है, लेकिन कई बार अनर्गल बयानबाजी और बंगाल के नतीजे उनकी राह का रोड़ा हैं। वीडी शर्मा की रणनीति सुर्खियों में है, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से उनको आगे लाने पर सवाल हो सकते हैं। सिंधिया भी इस रेस में बहुत आगे है, लेकिन एक तो वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं, दूसरा उनके नाम पर प्रदेश में गुटबाजी हो सकती है। हालांकि हर नेता का यही कहना है वो रेस में नहीं है। में से कोई अपने बारे में कोई फैसला नहीं करता। एक बड़े मिशन के हिस्सा हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हमारे बारे में जो भी काम हमारी पार्टी तय करती है वो काम हम लोग करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज हूं और जिंदगी भर रहूंगा। उसी सोच और विचारधारा के साथ उसी श्रेणी में मैं कार्य कर रहा हूं। अभी लोग अगर राजनीति में, राज्य की राजनीति में वापस लाए जा रहे हैं, तो मैं तो इसको शुभ संकेत मानता हूं। फिलहाल सबसे कद्दावर शिवराज ही नजर आते हैं। उनकी लाडली बहना योजना दोबारा पार्टी को सत्ता में लेकर आई है।
ओबीसी होना और मेहनत भी उनके हक में जाता है, लेकिन अब पार्टी में उनकी योजना पर ही सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो लाडली योजना नहीं थी, ठीक है। राजस्थान में लाडली बहन योजना ठीक है। ऐसा है कि योजनाओं का सबका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पड़ा, पर कुछ लोग बिल्कुल पेंट करने में लगे हुए हैं। आप में से आपके पत्रकार कि सिर्फ सरकार इसीलिए आई, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा और हो सकता है कि इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जल्द हो जाए, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि ये सारी कवायद 16 दिसंबर से पहले हो ही जाएगी। भोपाल में अपनी सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी की सीटों का सफर जो 115 से बढ़कर 163 तक पहुंचा है, उसके पीछे बहुत से जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि किसी का नाम नहीं आगे किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, इसीलिए इतना बड़ा मैंडेट मिला, क्योंकि ज़मीन पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, शिवराज सिंह के नाम को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आम जनता में भाव था कि अब फटीक फैक्टर आ गया है, उबाऊ चेहरा हो गया, कोई नया चेहरा चाहिए। इसीलिए नाम ना प्रोजेक्ट करना बताया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत से जानकारों के द्वारा। बीजेपी के लिए ये जुआ था, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद सबसे बड़ा दांव शिवराज सिंह चौहान का ही इस वक्त दिखाई देता है। इस पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर की ये राय आपको सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि सरप्राइज जैसी कोई जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार परफॉर्म करते रहे हैं। उनकी योजनाओं को लेकर जो चुनाव में जिस तरह बीजेपी की जिस तरह सफलता मिली है, और उनकी योजनाओं का उल्लेख प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में करते रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस नाम पर कोई विचार करने की जरूरत है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के दावेदार हम जरूर बता रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई दावेदारी सामने नहीं है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, किसी तरह के विधायकों की बैठक या कोई इस तरह की जो हलचलें हैं जो राजस्थान में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत स्मूथ तरीके से शिवराज सिंह अगले मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी की पसंद होंगे। किनारे करने के लिए कोई वजह होती है, ठीक है, वोट शिवराज के नाम पर पड़े या मोदी के नाम पर पड़े, ये अलग मुद्दा है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने का कोई तो वजह होगी ना। जब कोई वजह नहीं है तो फिर किसी और नाम पर चर्चा का या किसी और नाम पर विचार का मेरे लिहाज से तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं देखता मैं। उधर राजस्थान में पुरानी रवायत कायम रही, सत्ता फिर पलटी और इस बार बाजी बीजेपी के हाथ लगी। बीजेपी ने 199 में से 115 सीटें हासिल की। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार गिनाए जा रहे हैं। इनमें एक नाम जो सबसे आगे बताया जा रहा है वो है 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का। वो अपनी पारंपरिक झालरापाटन विधानसभा सीट से जीती हैं। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आज दिन भर उनके घर पर जयपुर में करीब 2 दर्जन नवनिर्वाचित विधायकों ने उनसे मुलाकात की है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान किसी नए चेहरे को मौका देने के मूड में है। वसुंधरा राजे के दौर से आगे अब पार्टी निकलना चाहती है। बीते 10 सालों में बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान से आने वाले कई नए चेहरों को राज्य और केंद्र में, तो कभी सरकार में तो कभी संगठन में आगे बढ़ाकर मौका दिया है। कहा गया ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद वसुंधरा राजे नहीं रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की दावेदारी को आसानी से ठुकराना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी के सामने 4 महीने के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में वसुंधरा को नाराज करने से भी आलाकमान इस वक्त बचना चाहेगा। राजस्थान की पुरुष प्रधान राजनीति को चुनौती देकर वसुंधरा ने अपनी जगह बनाई है और ये भी सब जानते हैं कि वो अपनी शर्तों पर ही काम करती रही हैं। वसुंधरा राजे ग्वालियर के सिंधिया खानदान से आती हैं और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। राजस्थान में वो धौलपुर के शाही खानदान की बहू हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ लोकसभा सीट से ही बीजेपी के सांसद हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर एक और नाम उभर रहा है और वो भी शाही खानदान से हैं। ये हैं जयपुर राज परिवार की बेटी दिया कुमारी।
वो राजसमंद से बीजेपी सांसद रहीं, लेकिन इन चुनावों में पार्टी ने उन्हें विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा और उन्होंने शानदार जीत कल हासिल की। राजस्थान में वसुंधरा फैक्टर की वो काट साबित हो सकती हैं। जाति से क्षत्रिय दिया कुमारी सामाजिक कामों में काफ़ी दिलचस्पी लेती हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के कामों से उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है। उन्होंने पर्दे के पीछे प्रचार की कमान संभाली हुई थी। किसान नेता की छवि वाले शेखावत विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ काफ़ी मुखर होकर बोलते रहे हैं। उन्होंने ही लोकसभा चुनावों में 2019 में सीएम गहलोत के बेटे वैभव को जोधपुर से चुनाव हराया था। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में उन्होंने गहलोत को जमकर घेरा भी है। गहलोत भी जोधपुर से हैं और शेखावत भी। ऐसे में बीजेपी के लिए वो जोधपुर में गहलोत का विकल्प हो सकते हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। एक और नाम जो राजस्थान में काफ़ी चर्चा में है वो है अलवर से सांसद बालक नाथ का, जो कि सन्यासी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में भी प्रयोग कर सकती है और बालक नाथ को मुख्यमंत्री बना सकती है। युवा बालक नाथ ने तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उनके विवादित बयानों से इस विधानसभा सीट पर चुनाव में काफ़ी ध्रुवीकरण हुआ, जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। इस रेस में राज्यसभा सांसद और राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, जो सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। डॉक्टर साहब और बाबा के उपनाम से मशहूर किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव में मीणा वोटों को एकजुट करने का जिम्मा दिया गया था, जिसमें वो कामयाब रहे। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा 72 साल के हैं और उनकी उम्र उनके खिलाफ जा सकती है। चित्तौड़गढ़ से 2 बार के लोकसभा सांसद सीपी जोशी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में बताया जा रहा है। 48 साल के सीपी जोशी राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और चुनाव में शानदार जीत का कुछ श्रेय उन्हें भी जाना चाहिए। उन्हें इसी साल मार्च में राज्य बीजेपी की कमान सौंपी गई थी और इतने कम समय में वो राज्य बीजेपी के अलग अलग गुटों को साथ लाने में कामयाब रहे। वो युवा हैं और ये बात उनके पक्ष में जा सकती है। अपनी ट्रेडमार्क हरी और नारंगी पगड़ी से पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं। फिलहाल वो केंद्र सरकार में कानून मंत्री जैसा अहम महकमा संभाल के रखे हैं। संसद के दोनों सदनों में विधेयकों को पास कराने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट में उनकी अहम भूमिका रही है। मोदी सरकार में खास माने जाते हैं। उन्हें राज्य में लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और बीजेपी का दलित चेहरा भी है। बीजेपी शासित किसी भी राज्य में इस वक्त कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है और ये बात मेघवाल के समर्थन में अहम हो सकती है। लेकिन इन सब में मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, उनके सिर पर अगली बड़ी जिम्मेदारी तुरंत ही आ जाएगी और वो है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थी। बीजेपी आलाकमान जिसे भी इस चुनौती के लायक समझेगी, ताज उसके सिर में सजेगा। वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर भी इनमें से कुछ को बड़ा दावेदार मान रही हैं और वो तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बताती है। 3-4 नाम है जहन में और उसके मैं अलग अलग आधार भी बता देती हूँ आपको कि एक नाम क्योंकि बालकनाथ जो है वो एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि सांसद थे यहाँ से और उनको मैदान में उतारा गया। तो जिस तरह की एक योगी पॉलिटिक्स जो है, जिसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और बदलाव है यूपी में खास तौर से, और उन्हें एक तरह से स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान में उनका प्रभाव भी रहा। तो बालकनाथ को एक तरह से राजस्थान का योगी कहा जा रहा है। तो एक बात जो सर्कल्स में चल रही है कि बालकनाथ जो है, आज भी मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ जानकारों से बात की, तो उनका ये कहना है कि बालकनाथ जो है वो एक संभावित चेहरा राजस्थान की राजनीति में हो सकते हैं। दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो ये कि महिला अगर एक चेहरा होना चाहिए राजस्थान में, तो वो तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ में ये है कि अगर होगा महिला चेहरा होगा तो दिया कुमारी होंगी।
और उसकी वजह ये भी है कि उनका जो कार्यकाल विधायक के रूप में सवाई माधोपुर से जब वो विधायक चुनकर आई और राजसमंद से सांसद जब चुनकर गई संसद में, तो उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत दमखम के साथ में अपनी जो बात है लोगों के सामने रखी और जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो उन्होंने अच्छा प्रतिनिधित्व दिया। तो एक चेहरा वो भी है और ये भी वजह है कि इस चुनाव में वो सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाली प्रत्याशी रही हैं। तीसरा चेहरा जो बहुत ही अप्रत्याशित हो सकता है और मैं भी उसका भी आधार में बता रही हूँ कि उसका आधार ये है कि एक सीफोलॉजिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, जब प्रेस क्लब में हम लोग बैठे थे तो बातचीत हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि आप तो आकलन कर रहे हैं घूम घूम के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आपका आकलन क्या कह रहा है और दिल्ली के जो सर्किल है उसमें क्या बात हो रही है। तो उन्होंने बदले में मुझसे पूछा कि पहले आप बताइए कि आपके मन में क्या है। मैंने कहा मेरा आकलन के आधार पर नहीं, मैं मन के आधार पर ये कह रही हूँ कि राजस्थान को अश्विनी वैष्णव जैसा चेहरा जो है उसकी दरकार है राजस्थान को। तो उन्होंने मुझे पलट के तुरंत ये जवाब दिया कि उनका नाम भी जबान पर है लोगों के, क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेट है और रेलवे मंत्री के रूप में बहुत अपनी एक साख उन्होंने बनाई है। राजस्थान में क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हुई जिसमें कि अश्विनी वैष्णव ने उसको संबोधित किया, तो वो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, उन्हें लड़वाया जाएगा चुनाव, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा है क्योंकि लेकिन राजस्थान की भूमि से वो आते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के इलाके से वो आते हैं। तो एक जो अपेक्षा है, जो मन की बात है, वो ये है कि ऐसा चेहरा जो कि राजस्थान को एक अलग मुकाम पर लेके जाए। और बात तीसरे राज्य छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का उलटफेर खुद कांग्रेस को भी चौंकाने वाला रहा। कई जानकार और एग्जिट पोल मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लौटेगी, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही निकला। बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें जीत ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तमाम कोशिशें बेकार रह गई। अब मुख्यमंत्री बनाने की बारी बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी ये ताज किसके सर रखेगी ये साफ नहीं है। 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता रमन सिंह दौड़ में हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो विश्वास नहीं दिख रहा जो ये बताए कि कमान उन्हें ही सौंपी जाएगी। रमन सिंह अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी सरकार में भी वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें ताज मिलने के रास्ते में कई दूसरे नाम आ गए हैं। इनमें से एक नाम है अरुण साहब का, जो बिलासपुर की लोरमी सीट से जीते हैं। पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि हैं और अगर बीजेपी ओबीसी हितैषी होने के संदेश देना चाहेगी तो उनके सिर मुख्यमंत्री का ताज रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटों की अहमियत को देखते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री की कमान विष्णुदेव साय को भी सौंप सकती है। वो कुनकुरी से 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 2020 में वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मोदी सरकार के पहले दौर में इस्पात राज्य मंत्री रहे हैं। राज्य बीजेपी में वो दिग्गज नेता रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। अगर बीजेपी किसी आदिवासी और महिला के नेता पर नाम पर दांव खेलती है तो आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान की पसंद हो सकती है। आदिवासी समाज में वो एक प्रभावी नेता रही हैं। फिलहाल केंद्र में राज्य मंत्री हैं और 2003 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। इस बार वो भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीती हैं। इनके अलावा एक नाम पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ओपी चौधरी का भी चल रहा है, जो रायगढ़ से विधानसभा चुनाव जीते हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी बताया जाता है। वो रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। इन विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देने वाले बीजेपी सांसद विजय बघेल भी चर्चा में हैं। वो दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने अपने ही चाचा को पाटन विधानसभा सीट से चुनौती दी, लेकिन वो चुनाव हार गए। चाचा मतलब उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चाचा भतीजे की लड़ाई हुई थी, भतीजा चुनाव हार गया, लेकिन बीजेपी आलाकमान हारे हुए व्यक्ति को भी कई बार कमान सौंप देती है। हमने देखा है उत्तराखंड में धामी साहब चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। इन विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर भारत में कांग्रेस सिर्फ एक राज्य हिमाचल प्रदेश तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ ये रही कि वो तेलंगाना विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीत गई, लेकिन तेलंगाना में बीआरएस को हराना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कांग्रेस ने 119 में से 65 सीटें जीती और बीआरएस को 39 सीटों पर सीमित कर दिया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री की रेस में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी सबसे आगे बताए जा रहे हैं।
राज्य में कांग्रेस विधायक दल ने इसी सिलसिले में फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। सोमवार की सुबह हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में नए कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद एआईसीसी के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने फैसला लेने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। Today we had a meeting of the Congress Legislative Party of the newly elected members from the Congress Party. This authorization will be sent to the AICC President Mr. Mallikarjun Kharge ji, and all of them decided whatever the AICC President and the High Command decide, we will go by the decision of the party. कहा जा रहा है कि सोमवार शाम को शपथ ग्रहण के लिए इंतजाम किए गए थे। State required CM immediately. That's why we preponed the date of 9th December. Also is there a big meeting on that day. We reiterating our 6 guarantees on that day only. लेकिन शाम तक ये लगने लगा कि सब कुछ आसान नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए कई दावेदार हैं, इसलिए हैदराबाद आए एआईसीसी पर्यवेक्षक ने 64 विधायकों से अलग अलग मिलकर उनकी राय ली। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला होगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन उत्तर भारत के तीनों राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो करारी शिकस्त मिली, उसने कांग्रेस आलाकमान के फैसलों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस आलाकमान की राज्य इकाइयों पर पूरी पकड़ नहीं रही? राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में आलाकमान क्यों नाकाम रहा? राज्य इकाइयों में नेताओं के बीच आपसी खींचतान में कांग्रेस आलाकमान अक्सर एक मूक दर्शक की तरह ही नजर आया। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट का झगड़ा कौन नहीं जानता? ऐसी कई वजह हैं जो कांग्रेस की हार की वजह अब गिनाई जा रही हैं। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के घर पर एक अनौपचारिक बैठक हुई। हार के कारणों का चर्चा हुई, संसद के सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि नतीजे पार्टी के लिए निराशाजनक जरूर हैं, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर 3 राज्यों में मिली हार पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली हार कांग्रेसियों के गले भी नहीं उतर रही है। राजस्थान में भी जनता को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया गया, पर नतीजा वही 0 सन्नाटा रहा। कांग्रेस ये माथापच्ची कर रही है कि ऐसा हुआ क्यों और कैसे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वजह हम लोग के लिए भी शॉकिंग है। हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या चूक थी कि हम लोगों को अपनी गारंटी बताने में विफल हुए, इसकी हम समीक्षा करेंगे। कम से कम 52 एमएलएस का हार हुआ है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भी सिटिंग एमएलएस का ऊपर एंटी इनकम्बेंसी था, और इसलिए ये सारे चीज फैक्टर्स है। और कांग्रेस पार्टी 40% का वोट लेके आई है स्टेट्स में, और दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से इसी स्टेट्स में जीतेगी। चुनाव से पहले कांग्रेस आत्मविश्वास के रथ पर सवार थी। जीत की संभावनाओं के शोर में कांग्रेस उस आहट को सुन ही नहीं पा रही थी जो हार की शक्ल ले रही थी। वैसे इन राज्यों में हार के पीछे वजह एक नहीं कई हैं। इन राज्यों के नेताओं में जीत को लेकर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था। आपसी लड़ाई जमीन पर भी थमती नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह का शीत युद्ध, तो राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट का शोर युद्ध 5 साल तक चलता रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व के फीडबैक को नजरअंदाज कर अपने मन मुताबिक टिकट बांटे गए। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी नीतियों को लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए।
कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने लोगों को बूथ पर लाने में विफल रहे। छोटी पार्टियों को साथ लेने से परहेज किया। यहां तक कि इंडिया के सहयोगी दलों के प्रति भी कई बार उनका रवैया अपमानजनक रहा। जैसे कि कमलनाथ ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। इसका असर है कि अब छोटी छोटी पार्टियां भी कांग्रेस को बड़ी बड़ी सलाह दे रही हैं। हार कैसे हो गई, हम ये एहसास है हमें कि हमारे सामने जो पार्टी है वो साम दाम दंड भेद ईवीएम एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते वो लोग, और वो हर तरह से चुनाव जीतते हैं, चाहे एथिकल हो चाहे नॉन एथिकल। अगर राज्यों में इंडिया गठबंधन होता तो ज्यादा फायदा होता। कहीं ना कहीं उनको अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कहाँ गलतियां हुई, कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई, कोऑर्डिनेशन में हुई, कम्युनिकेशन में हुई, किस तरीके से भूल सुधार कर सकते हैं। वो लोकसभा से पहले आते आते वो भूल सुधार करेंगे। हिंदी पट्टी में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हुई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की हैसियत अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी। वो अपनी बात को उतनी मुखरता के साथ नहीं रख पाएगी जितना वो असरदार तरीके से रखती थी। राहुल गांधी के नेतृत्व और दूरदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे। जातिगत गणना जैसे मुद्दे का लाभ न मिलने के बाद कांग्रेस को चुनावी तुरुप के नए पत्ते निकालने होंगे। जाहिर है कांग्रेस इस पर राहुल का बचाव करेगी और बीजेपी और उसके सहयोगी हमला बोलेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी तब जनगणना नहीं की, और मतलब इसी तरह की जाति जाति में भेद निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। जाति जोड़ो सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे हैं, तो 70 सालों में क्या उन्होंने जो जातियों को तोड़ने का काम किया था। मोदी तो अभी सत्ता में आए हैं, तो पूरे आरोप मोदी पर लगाना ठीक नहीं है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठने का कोई सवाल नहीं। लोग विचार करेंगे और जो आला कमान और बड़े नेता हैं मिल बैठ के बात करेंगे कि उसको आगे से कैसे ठीक करें। साफ है कि आने वाले दिन कांग्रेस के लिए आसान नहीं होंगे। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी तो है ही, साथ में ये भी कम बड़ी चुनौती नहीं है कि कैसे वो अपने साथियों को साथ लेकर चले, जिससे वो 2024 में बीजेपी का अभेद किला उखाड़ फेंके। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है। हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है। जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। जाहिर है हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को मोल तोल का स्वाद भी चखना होगा, लेकिन कांग्रेस पहले भी कई बार लगभग डूबकर उभरी है। अब देखना यह है कि वो इस चुनौती से कैसे पार पाती है। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ये चुनाव भले ही विधानसभा के थे, लेकिन इस चुनाव के नतीजे 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर सियासी समीकरणों को प्रभावित करने जा रहे हैं। कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया में खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस के सहयोगी दल चुनावों में इस हार को कांग्रेस की व्यक्तिगत हार बताते हैं। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अनौपचारिक दिल्ली में बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने की संभावना नहीं है। TMC का कहना है कि उसे इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। ममता बनर्जी का तो यहां तक कहना है कि 3 राज्यों में हार कांग्रेस की अपनी हार है, जो इंडिया गठबंधन के दलों के साथ ही समन्वय नहीं बिठा पाई। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। तो ममता बनर्जी 6 तारीख की बैठक के लिए दिल्ली आने की बजाय नॉर्थ बंगाल के अपने टूर पे जा रही है। तो इन चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं? क्या गठबंधन में सबसे बड़े दल कांग्रेस की
मोल तोल की ताकत घट जाएगी? क्या क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को अपनी मांगों के आगे झुकाने लगेंगे? मोदी की चुनौती से निपटने के लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल अब सामने आके खड़े हो गए हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और बीजेपी ने 3-1 से बाजी मारी। कांग्रेस के खाते में केवल तेलंगाना की जीत आई। नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ने आकार लिया था। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा है। मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से है। मकसद बीजेपी के विजय रथ को थामना है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अकेले ही लड़े। मध्य प्रदेश में तो सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की अनबन तक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कोई समझौता नहीं किया। अब नतीजे सामने हैं। जो अपमानजनक शब्द जो बोला कमलनाथ जी ने, जिनके अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस को पूरा समझना चाहिए कि जब जब दलितों, पिछड़े और क्षेत्रीय दलों का अपमान होगा, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। नतीजों के बाद कांग्रेस मंथन की बात कह रही है। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमें कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से बड़ी आस थी। पार्टी को उम्मीद थी कि वो जीत का डंका बजाएगी और ये जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। लेकिन तस्वीर उलट है, लिहाजा इंडिया गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों पर पड़ने वाले असर पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कुछ सवाल अहम हो जाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की मोलतोल की ताकत कम होगी? क्या सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान होगा? क्या इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय क्षेत्रफलों की स्थिति मजबूत होगी? क्या इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस के नेतृत्व पर सहमत होंगे? क्या इंडिया गठबंधन आम चुनाव के लिए सर्वसम्मत एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये सवाल अहम और बड़े हैं। जवाब कांग्रेस को भी खोजने हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी। इस बीच इंडिया गठबंधन के अहम घटक जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। इंडिया गठबंधन चुनाव में कहीं नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी और ये इलाके यूं भी कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। पिछले चुनाव में भी तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लिहाजा भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया से कोई रिश्ता नहीं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर नतीजे कांग्रेस के मनमाफिक आते तो जाहिर है उसे आम चुनाव से पहले नई ऊर्जा मिलती। इंडिया गठबंधन में वो चीजों को परिभाषित करने की स्थिति में आ जाती। लेकिन अब तमाम सवाल और कयास हैं। आम चुनाव से पहले मिली इस जीत से बीजेपी उत्साहित है। इंडिया गठबंधन के नेता भले ही दावा करें कि 2024 के नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में जीत को 2024 में जीत की मुनादी के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए, युवा अपना वर्तमान और भविष्य देखते हैं और जब वो देखते हैं कि अगर दुनिया अपना भविष्य भारत के साथ देख रही है और भारत के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, तो युवा तो बहुत समझदार है भारत का। मोदी सरकार की नीतियां जो युवाओं के हित में हैं। आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं और सवालों के जवाब केवल कांग्रेस को नहीं खोजने, मंथन इंडिया गठबंधन को भी करना होगा। 6 दिसंबर को गठबंधन की बैठक है। देखना होगा नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन किस नतीजे पर पहुंचेगा। दिल्ली से मारिया शकील के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस गठबंधन में शामिल जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। पहला सवाल त्यागी जी आपसे यही है कि हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई। अब इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस को घेरने में लग गए हैं। जेडीयू इंडिया में शामिल है, आपकी राय क्या है? इंडिया का गठबंधन तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई कार्यशैली तय हुई, ना जॉइंट कैंपेन तय हुआ, ना जॉइंट मीटिंग तय हुई, ना सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा हुई।
ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है, ये इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, नतीजे कुछ और आ जाते, गठबंधन की एक अलग और मजबूत छवि भी दिखाई देती? हमारी तो यही पीड़ा है। जनता दल यू और नीतीश कुमार इस प्रयोग के जन्मदाता हैं। सितंबर पिछले वर्ष बीआरएस, एसपी, आम आदमी पार्टी और ममता पार्टी चारों मिलकर के गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी विकल्प की तलाश कर रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार जेडीयू को भी अप्रोच किया था, डीएमके को किया था, शरद पवार को किया था। देश के पहले नेता थे नीतीश कुमार, जिनका मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए कोई भी बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकता। और हमने ही पहल करके पटना में राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के साथ केजरीवाल जी को बैठाया, अखिलेश यादव जी को बैठाया, ममता बनर्जी जी को बैठाया। उसके बाद कांग्रेस ने अपने हाथ में कमान ली। बड़ी पार्टी होने के नाते वो इसके लिए उपयुक्त भी थे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुंबई की बैठक के बाद जो उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में हुई थी, कोई गतिविधि इस गठबंधन की नहीं हो पाई। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, लगभग 450 सीटों पे 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तय हो रहा था। इसी बीच में चुनाव आए और हम दुखी कांग्रेस से ज़्यादा हैं कांग्रेस की हार पर, चूँकि हम इसके जन्मदाता हैं। अगर आपने ठीक कहा, अगर इन चारों राज्यों में बीजेपी हार गई होती तो 2024 के लिए एक अच्छा टेम्पो बनता और जनता की निगाहें हमारे इंडिया गठबंधन पर और मजबूती के साथ टिकती। अफसोस यही है कि हमारी मित्र पार्टी ने, बड़ी पार्टी ने अपना ऐतिहासिक दायित्व नहीं निभाया। ऐतिहासिक दायित्व नहीं निभाया, लेकिन अब आप आगे क्या होना चाहिए? इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होनी चाहिए? 2024 के चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर हैं। देखिए, राहुल जी को लेकर के हम आशान्वित रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर के, जिन्होंने और कई चीज़ों को लेकर के एक अच्छी और मजबूत आवाज़ उठाई थी, अगर उनका प्रभाव चलता है, वो कोई कलेक्टिव रणनीति बनाते हैं, तो अब से 6 महीने पहले जो वातावरण था वो वापस हो सकता है। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि उनको सीट शेयरिंग 1, 2, 3, 4 करनी चाहिए थी। कल परसों में नतीजे आएंगे किस तरह से सपा से, बीएसपी से, बेनीवाल की पार्टी से, लोकदल से गठबंधन ना करके वो राजस्थान और मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हम पुनः फिर बैठेंगे एक बार। नंबर 1। नंबर 2, अब बारी सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद की जो पार्टियां हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ सपा के हाथ में कमान होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार, जेडीयू, आरजेडी, उनके हाथ में कमान होनी चाहिए। तमिलनाडु, डीएमके के हाथ में कमान होनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल, ममता बनर्जी के हाथ में कमान होनी चाहिए। और महाराष्ट्र, शरद पवार और शिवसेना के हाथ में कमान होनी चाहिए। वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी को भी ऑफेंड करने के प्रयास नहीं करने चाहिए। एक प्रसन्नता की बात जरूर है कि विंध्याचल के पार भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश बंद हो गया है तेलंगाना की और कर्नाटक की हार के बाद। मुझे 1977 का याद है कि जनता पार्टी उत्तर भारत में जीती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने संपूर्ण दक्षिण भारत में जनता पार्टी का सफाया कर दिया था। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखा करके, समन्वय स्थापित करके इस ऐतिहासिक अपने दायित्व को निभाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपना ऐतिहासिक दायित्व निभाना चाहिए, जो शायद नहीं निभा पाए। अगर एक साथ मिलकर लड़ रहे होते इन विधानसभा चुनावों में, तो प्रैक्टिस और रिहर्सल भी हो जाता आपस में, अकोमोडेट होने का
और शायद नतीजे भी ज़्यादा फेवरेबल आ सकते थे, पार्टी के फेवर में आ सकते थे, क्योंकि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, बेनीवाल साहब की पार्टी अलग अलग लड़ी और पूरा वोटों का बिखराव हुआ और बीजेपी को इसका फायदा पहुंचा। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें से 5वें राज्य मिजोरम के चुनाव के नतीजे आज आए। मिजोरम में 6 साल पुराने एक राजनीतिक दल ने इतिहास लिख दिया। जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM ने विधानसभा चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीत लिया। ZPM ने विधानसभा की 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को सिर्फ 10 सीटों पर सीमित कर दिया। बीजेपी को यहां 2 और कांग्रेस को महज 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद अब 74 साल के लाल दुहोमा मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री बनने को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। वो एक पूर्व IPS अफसर हैं और एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के इंचार्ज रहे। उनसे जुड़ी एक खास बात यह है कि वो एक दल बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने वाले देश के पहले सांसद रहे हैं। जब 1988 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, 2020 में भी वो दल बदल निरोधक कानून के तहत विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किए गए थे। 2021 में वो विधानसभा उपचुनाव जीते और जोरम पीपुल्स मूवमेंट का गठन किया। 2018 में ZPM एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी। उसने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, 8 सीटें भी जीती थी और वो मुख्य विपक्षी दल बनी भी थी। बीते 5 साल में इस पार्टी ने अपना जनाधार तेजी से बढ़ाया और अब वो मिजोरम में सरकार बनाने जा रही है। That will I'm going to have a consultation with our senior leaders. We have to elect the leader and the deputy leader. We have to get ready ourselves first. Then after that, maybe tomorrow or day after, I'll meet the governor. बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और पौंडीचेरी में बारिश का कहर जारी है। अभी तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल भी रही हैं और ये बढ़ भी सकती हैं, जिससे कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। चक्रवात मिचोंग को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। NDRF की 21 टीमों को तैनात किया गया है और बता दें कि मिचोंग के कल तक नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के प्रमुख ने NDTV को बताया कि सोमवार आधी रात के बाद चेन्नई में बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।